wishing A very a good very good morning to morning all to all the the participants of this webinar, starting starting with section 190. 190. The chapter Chapter 17 17 deals deals with with collection and collection and recovery of recovery of taxes. taxes. And And in in that chapter chapter 17, 17, the the first first section section is is section section 190. 190. सेक्शन सेक्शन 190 क्या क्या कहता कहता है, है इसको इसको समझने की समझने की कोशिश कोशिश करते करते हैं। हैं। ओके, नाउ माय वॉइस इज बेटर। मेरी वॉइस में इको तो नहीं है? इको खत्म हो गया है वॉइस में? ओके, थैंक यू। सेक्शन 190 कहता है कि notwithstanding that the regular assessment in respect of any income is to be made in a later assessment year, किसी भी इनकम के रिस्पेक्ट में जो उसका जो रेगुलर असेसमेंट होना है वो बाद वाले असेसमेंट ईयर में होगा। इस बात को नज़र से हटा के जो टैक्स है, द टैक्स ऑन सच इनकम शैल बी पेएबल बाय डिडक्शन और कलेक्शन एट सोर्स और बाय एडवांस पेमेंट और बाय पेमेंट अंडर सेक्शन 1A of section 192, as the case may be, in accordance with the provisions of this chapter. तो सेक्शन 190 को पढ़ते हुए हमको ये ध्यान देना है कि ये क्यों लिखा गया सेक्शन, इस सेक्शन का पर्पस क्या है। तो इस सेक्शन का पर्पस है कि टैक्स का कलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा उस बारे में इनकम टैक्स को प्रभावित करना, यानी कि एक तरह का ये चार्जिंग सेक्शन है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस और फॉर द पर्पस ऑफ 192(1A) के तहत जो पेमेंट होता है टैक्सेस का। 192 पर हम आएंगे, दो ही सेक्शन बाद है, उसको हम देख लेंगे। यहाँ पर हमको इतना समझ लेना आवश्यक है कि इस सेक्शन में ये लिखा है कि रेगुलर असेसमेंट किसी भी इनकम के रिस्पेक्ट में बाद वाले असेसमेंट ईयर में हो रहा हो, इस बात को मद्देनजर न रख के जो टैक्स है उस इनकम पे, वो जो टैक्स पे होगा इस चैप्टर के प्रोविजन के अनुसार, यानी इस चैप्टर में जो प्रावधान दिए हुए हैं उन प्रावधानों के अनुसार टीडीएस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स या 192(1A) का जो पेमेंट है, वो जो टैक्स का पेमेंट है, वो जो टैक्स के पेमेंट हैं वो किसके अनुसार होंगे? इस चैप्टर के प्रावधानों के अनुसार होंगे। तो सवाल ये उठता है इसमें कि इस चैप्टर के प्रावधान का मतलब क्या हुआ। इस चैप्टर के प्रावधान का मतलब ये हुआ कि ये जो चैप्टर है इसमें टीडीएस और एडवांस पेमेंट के प्रावधान है, और वहाँ पे लिखा मिलेगा आपको कि टीडीएस का पेमेंट या एडवांस टैक्स का पेमेंट जो है कौन सी तारीख तक होना चाहिए, कौन से वर्ष में होना चाहिए, और इसका कोई भी मतलब इस बात से नहीं है कि असेसमेंट कब हो रहा है। पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब असेसमेंट से नहीं है, भले ही असेसमेंट जो है अगले साल में हो रहा हो, लेटर असेसमेंट ईयर में हो रहा हो, लेकिन जो टीडीएस और एडवांस टैक्स का पेमेंट है वो इस चैप्टर के प्रावधानों के अनुसार होगा। तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि जो टीडीएस और एडवांस टैक्स का जो पेमेंट है वो कब होगा या कैसे होगा,
वो इस चैप्टर के प्रावधान बताएंगे, और वो पहले भी हो सकता है असेसमेंट ईयर से। इनफैक्ट पहले ही हो सकता है, क्योंकि लेटर वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। असेसमेंट ईयर बाद में आता है। जो पेमेंट है टीडीएस का और एडवांस टैक्स का, वो उसके पिछले साल में होता है। ये बात यहाँ इस सेक्शन से उद्धृत हो रही है। और उसके बाद ये लिखा है कि इस सेक्शन में कोई ऐसी चीज नहीं है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रेजुडिस द चार्ज ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 190 के ऊपर सेक्शन 4, जो हमारा चार्जिंग ओवरऑल चार्जिंग सेक्शन है पूरे इनकम टैक्स एक्ट का, उसको वरीयता दी जा रही है, उसको प्राथमिकता दी जा रही है कि सेक्शन 4 जहाँ पर कोई टैक्स को चार्ज करता है, तो सेक्शन 4 द्वारा कोई अगर टैक्स चार्ज हो रहा है तो वो इस सेक्शन के द्वारा प्रेजुडिस नहीं होगा, यानी उस पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। इससे ये भी निष्कर्ष मिलता है कि सेक्शन 4 और सेक्शन 190 के बीच में यदि कहीं पर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, कोई विवादास्पद बात उत्पन्न हो जाती है, तो उसका सेक्शन 4 के चार्जिंग पर कोई असर नहीं होगा। सेक्शन 4 हमारा चार्जिंग सेक्शन है, जो इसके बारे में आपने पढ़ा ही है कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करूँ सेक्शन 4 को, तो सेक्शन 4 हमारा खुल जाता है। और सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, अगर सेक्शन 4 आपको इस वक्त दिख रहा हो, तो सेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है आपको सेक्शन 4 शायद दिख रहा होगा इस वक्त। और सेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी कोई सेंट्रल एक्ट ये एनैक्ट करता है कि इनकम टैक्स चार्ज होगा किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए किन्हीं भी रेट या रेटों पर, तो उन्हीं रेट पर इनकम टैक्स जो है, उन्हीं रेटों पर इनकम टैक्स चार्ज होगा उस साल के लिए प्रावधानों के अनुसार इस एक्ट के, और वो चार्ज होगा टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में। वो किसके रिस्पेक्ट में चार्ज होगा? टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में चार्ज होगा। किसके टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में चार्ज होगा? वो प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में चार्ज होगा। और किसके ऊपर चार्ज होगा? हर पर्सन पे चार्ज होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 4 में पर्सन का जिक्र है, प्रीवियस ईयर का जिक्र है, टोटल इनकम का जिक्र है, और ये कहा गया है कि सेंट्रल एक्ट का जिक्र है, जिसमें कि सेंट्रल एक्ट ये इनैक्ट करता है कि इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए। इनकम टैक्स की जो चार्जेबिलिटी है वो असेसमेंट ईयर के लिए होती है, क्योंकि इनकम का असेसमेंट ईयर में होता है, हालांकि वो इनकम कमाई गई होती है प्रीवियस ईयर में। जब हम कहते हैं कि इनकम टैक्स किसी असेसमेंट ईयर के लिए चार्ज किया जाएगा, तो उसके बाद हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर चार्ज किया जाएगा, या प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में चार्ज किया जाएगा। तो यानी ये दोनों चीज़ों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई झड़प नहीं है कि इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है असेसमेंट ईयर के लिए, और इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर। के लिए और पर का फर्क है, और ये पर और के लिए दोनों एक जैसे, इसको कॉन्सोनेंस में पढ़ना चाहिए कि इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर के लिए चार्ज किया जाता है। फॉर वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, और इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम जो होती है किसी भी पर्सन की, हर पर्सन की, उसके रिस्पेक्ट में चार्ज किया जाता है, यानी उस पर चार्ज किया जाता है। तो सेक्शन 4 हमारा ओवरऑल चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 4 इज द ओवरऑल पूरे एक्ट का
पूरे इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है। और सेक्शन 190 में ये कहा गया है कि सेक्शन 4 जो है वो प्रेजुडिस नहीं होगा। सेक्शन 4 का में जो भी प्रावधान है वो प्रेजुडिस नहीं होंगे, ये बात 192 में लिखी हुई है। यानी कि यहाँ पर वरीयता दी जा रही है सेक्शन 4 को सेक्शन 190 के ऊपर। तो ये हो गया हमारा टीडीएस और एडवांस टैक्स के संबंध में टैक्स को चार्ज करने का जो चार्जिंग सेक्शन है। टीडीएस और एडवांस टैक्स को के पेमेंट का चार्जिंग सेक्शन कहा जाएगा ये। तो भले ही जो चार्जेबिलिटी है टैक्स की वो सेक्शन 4 निर्धारित करता है, लेकिन टीडीएस का पेमेंट कब किया जाएगा या एडवांस टैक्स का पेमेंट कब किया जाएगा, तो पेमेंट के रिस्पेक्ट में ये एक चार्जेबिलिटी का सेक्शन कहा जा सकता है। ये कोई टैक्स को चार्ज नहीं करता, ये टैक्स के पेमेंट के बारे में बताता है कि टैक्स का पेमेंट कब होगा। और टीडीएस एक जरिया है टैक्स के पेमेंट का, एडवांस टैक्स भी एक जरिया है टैक्स के पेमेंट का। और ये दो जरिए जो हैं, इनफैक्ट इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी एक जरिया है। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट जो होता है वो असेसमेंट ईयर के दौरान होता है, लेकिन यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की बात नहीं की जा रही है। यहाँ जो बात की जा रही है ये केवल टीडीएस और एडवांस टैक्स के पेमेंट की बात की जा रही है। और टीडीएस और एडवांस टैक्स के पेमेंट के संदर्भ में टीडीएस और एडवांस टैक्स के पेमेंट के संदर्भ यहाँ पे जो चार्जेबिलिटी है, यानी कि पेमेंट की चार्जेबिलिटी कि जो पेमेंट कैसे किया जाएगा, इस बारे में जो बताया जा रहा है ये 190 सेक्शन उसको निर्धारित कर रहा है कि टीडीएस का या एडवांस टैक्स का पेमेंट कब किया जाएगा। ये आपको इस चैप्टर के प्रावधान बताएंगे, प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आप चलते हैं सेक्शन 191 पे। हमने समय 190 पर इसलिए गुजारा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद आता है सेक्शन 191। सेक्शन 191 कहता है कि इन द केस ऑफ इनकम इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन इज नॉट मेड अंडर दिस चैप्टर, यानी अगर कोई ऐसी इनकम है जिसके रिस्पेक्ट में इस चैप्टर में प्रावधान नहीं किया गया, यानी कि टीडीएस या एडवांस टैक्स के पेमेंट का प्रावधान अगर उस इनकम के रिस्पेक्ट में नहीं किया गया, फॉर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब भी कोई राशि का पेमेंट होता है या इनकम का पेमेंट होता है उस वक्त इनकम टैक्स से उस वक्त इनकम टैक्स को डिडक्ट करने का अगर प्रावधान नहीं किया गया है, and in any case where income tax has not been deducted in accordance with the provisions of this chapter, या फिर किसी ऐसे केस में जहां पर इनकम टैक्स को डिडक्ट नहीं किया गया है इस चैप्टर के प्रावधानों के अनुसार, इनकम टैक्स शैल बी पेएबल बाय द असेसी डायरेक्ट। असेसी के द्वारा इनकम टैक्स डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा। तो किस कंडीशन में डायरेक्ट पेमेंट करने को कहा जा रहा है असेसी से? दो कंडीशन है, या तो इस चैप्टर के प्रावधान टीडीएस उस इनकम पे टीडीएस की बात नहीं करते हैं या उस इनकम पे टीडीएस को काटने की बात नहीं करते हैं इस चैप्टर के प्रावधान, और या फिर इनकम टैक्स को काटा नहीं गया है। अगर प्रावधान
प्रावधानित है लेकिन इनकम टैक्स को काटा नहीं गया, इस चैप्टर के प्रावधानों के अनुसार या तो प्रावधानित ही नहीं है या काटा नहीं गया प्रावधानित होने के बावजूद, तो ऐसे कंडीशन में इनकम टैक्स शैल बी पेएबल बाय द असेसी डायरेक्ट। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि असेसी डायरेक्ट इनकम टैक्स को पेमेंट करेगा, इनकम टैक्स का पेमेंट करेगा। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं समझने वाली कि जहां टीडीएस के प्रावधान जिस चीज़ पर टीडीएस काटने की बात नहीं करते तो वहां तो एसएससी को पेमेंट करना ही करना है। अगर ये प्रावधानित हो जाता है कि किसी इनकम पर टैक्स काटा जाएगा और इस चैप्टर में अगर प्रावधानित है कि उस इनकम पे टैक्स काटा जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इनकम टैक्स डायरेक्ट पेमेंट एसएससी को नहीं करना है। लेकिन साथ साथ एसएससी को यह भी देखना है कि प्रावधानित था लेकिन इनकम टैक्स को अगर नहीं काटा गया तो भी एसएससी को डायरेक्ट पेमेंट करना है। अब आप ये कहेंगे कि एसएससी को कैसे पता चलता है कि कोई राशि काटी गई कि नहीं काटी गई? एसएससी को इसलिए पता चलता है क्योंकि एसएससी के अकाउंट में पैसा आ रहा है या एसएससी पैसा रिसीव कर रहा है। जब एसएससी पैसा रिसीव करता है तो उसे पता है उसने कितना पैसा रिसीव किया, तो जो भी पैसा देने वाला है वो उसको बता सकता है कि हमने इतना पैसा काट लिया था, या एसएससी भी खुद पता लगा सकता है अपने कैलकुलेशन से भी कि उसका कितना पैसा काटा गया है प्रावधानों के अनुसार। मान लो कि एसएससी का कोई पैसा नहीं काटा गया या कम काटा गया, तो जितना भी कम पैसा काटा गया उस हद तक का पैसा एसएससी को पेमेंट करना पड़ेगा डायरेक्ट इनकम टैक्स के अकाउंट में। बल्कि इसको और अच्छा बेहतर अगर किया जाए तो एसएससी को यह देखना है कि कितना कम पैसा काटा गया, उसके बाद एसएससी को यह देखना है कि उस तारीख तक उसको कितना पैसा जमा कर देना चाहिए था। अगर एडवांस टैक्स के रूप में भी कोई पैसा अगर उसको जमा करना था, या उसको ये देखना है कि जो रेगुलर असेसमेंट के रूप में जो पैसा उसको जमा करना था क्या उसने वो पैसा जमा कर दिया है अगर टीडीएस नहीं काटा गया। और उसको ये ध्यान रखना है कि जब टीडीएस नहीं काटा जाता है तो उसको खुद जमा कर देना है, वो टैक्स का पैसा उस तारीख से पहले जमा कर देना है या उस तारीख तक जमा कर देना है जब तक प्रावधानों के अनुसार उसको टैक्स जमा करना चाहिए। यानी कि कोई भी टैक्स अगर उसका जो नहीं कटा है वो उसको उस तारीख तक जमा कर देना चाहिए जब तक ये प्रावधानित है कि एडवांस टैक्स या तो उसको जमा करना है तो उसकी भी तारीख प्रावधानित है, या रेगुलर असेसमेंट उसको जमा करना है रेगुलर टैक्स जब अगर उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करना है तो उसके लिए 31 मार्च के पहले जमा कर दे वो। तो जो भी तारीख निर्धारित है सेल्फ असेसमेंट के या एडवांस टैक्स के लिए, वो राशि उसको जमा कर देनी है अगर उसने टीडीएस उसका नहीं कटा है तो। यानी कि एसएससी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एसएससी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है ये कह के कि टीडीएस काटने वाले ने टीडीएस नहीं काटा तो आप उससे टीडीएस ले लीजिए, मुझसे मत लीजिए, ऐसा एसएससी नहीं कह सकता। अल्टीमेटली जिम्मेदारी एसएससी के कंधों पे है कि वो अपने टैक्स का निस्तारण करे, अपना टैक्स का समय से पेमेंट करे। तो इसलिए एसएससी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका टीडीएस कट रहा है नहीं कट रहा है प्रावधानों के अनुसार। अगर प्रावधानों के अनुसार टीडीएस नहीं कट रहा है, जितनी भी राशि उसकी कम कटी है उसका पेमेंट उसको एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट की जो भी तारीखें हैं उन तारीखों से पहले कर देना है।
या उन तारीखों तक कर देना, और नहीं करता है तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लागू हो जाएगा। इसके लिए सेक्शन 234 ABC के बारे में आप जानकारी रखते हैं। तो ये है 191 सेक्शन, जो कि एसएससी की जो जिम्मेदारी है उस टैक्स के संबंध में जो कि टीडीएस के रूप में नहीं काटा गया, वहां पर एसएससी की जिम्मेदारी फिक्स कर रहा है ये सबसेक्शन 191(1). उसके बाद आते हैं 191(2), और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि 191(2) जो है ये एक्ट में इंसर्ट किया गया है 2020 के फाइनेंस एक्ट के द्वारा, यानी बिल्कुल ताज़ा तरीन है ये, और इसको 1/4/2020 से इसको इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। और इसके बजाय इसके पहले जो सबसेक्शन 2 था उसको ओमिट कर दिया गया था 1965 में। 1965 में कोई सबसेक्शन 2 रहा होगा जिसको उस वक्त ओमिट कर दिया गया रहा होगा, लेकिन अब जो है 1/4/2020 से ये सबसेक्शन 2 इंसर्ट किया गया है, डाला गया है इनकम टैक्स एक्ट में। ये एक्ट नंबर 12 ऑफ 2020 है, हमारा जो फाइनेंस एक्ट है उसके द्वारा ये डाला गया। और 191(2) क्या कहता है? फॉर द पर्पसेज ऑफ पेइंग इनकम टैक्स डायरेक्टली बाय द एसएससी, जिससे एसएससी डायरेक्टली इनकम टैक्स को पेमेंट कर सके सबसेक्शन 1 में, जिसकी बात सबसेक्शन 1 में हो रही है ना कि डायरेक्ट उसको पेमेंट करना चाहिए। If the income of the assessee in any assessment year beginning on or after 1st day of April 2021 includes income of the nature specified in clause 6 of subsection 2 of section 17 and such specified security or sweat equity shares referred to in the said clause are allotted or transferred directly or indirectly by the current employer, being an eligible startup referred to in section 80 IAC 1AC, the income tax on such income shall be payable by the assessee within 14 days after the expiry of the 48 months from the end of the relevant assessment year, or from the date of the sale of such specified security or sweat equity shares by the assessee, 14 days from the date of the sale of the specified security or the sweat equity shares by the assessee, or from the date of the assessee ceasing to be the employee of the employer who allotted or transferred him such specified security or sweat equity shares, whichever is the earliest. यहाँ पे बात की जा रही है उस कंडीशन की जहाँ पर एसएससी को उसकी कंपनी के द्वारा, जो कि उसकी जो कंपनी है वो एक एलिजिबल स्टार्टअप है, स्टार्टअप यानी कोई नई जो कंपनी स्टार्ट की जाती है वो स्टार्टअप है, जिसको कि इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा सरकार के द्वारा इंकरेजमेंट दिया जाता है स्टार्टअप्स को। यदि वो स्टार्टअप है और स्टार्टअप ने कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स एसएससी को दिए हैं, कई कंपनी अपने शेयर देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, एक तरह से उनके सर्विसेज के कारण से, या स्वेट इक्विटी वो होते हैं जहाँ पे कोई बेहतरीन काम किसी ने किया तो उसके इवज में कंपनी उनको इक्विटी शेयर दे देती हैं बिना पैसा चार्ज किए उसके लिए, और वो जब चाहें या उनके स्कीम के अनुसार वो उन इक्विटी शेयर्स को बेच के और पैसा ले सकते हैं। तो जो कंपनी अच्छा कर रही हैं वो इक्विटी शेयर्स इसलिए देती हैं कि जो एम्प्लॉय उनका काम कर रहा है वो मेहनत से काम करेगा और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जो इक्विटी शेयर्स उसने लिए हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो एक तरह से जो एम्प्लॉय है उसका स्टेक हो जाएगा उस कंपनी में, और वो पूरी कोशिश करेगा कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, ऐसी उम्मीद की जाती है।
और इस उम्मीद में उसको स्पेसिफाइड शेयर दिए जाते हैं या स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाते हैं उसको एनकरेज करने के लिए एलिजिबल स्टार्टअप के द्वारा। अब क्या है कि जब उसको ये जो एलिजिबल स्टार्टअप के द्वारा जब दिए जाते हैं शेयर, इनका टैक्सेशन जो होता है वो सेक्शन 17 के तहत होता है, 17(2)(6) के तहत होता है। तो एक बार देख लेते हैं 17(2)(6) पे जाके, 17(1), 17(2) और 17(2)(6) में जाके देखते हैं। इनफैक्ट 17(2) है किस बारे में देख लीजिए कि परक्विजिट को डिफाइन कर रहा है, और इसके पहले 17(1) में कहा गया है कि सैलरी में परक्विजिट भी शामिल होंगे। तो 17(1)(4) में कह दिया गया था कि सैलरी में परक्विजिट शामिल होंगे, यानी कि जो जिस इनकम को सैलरी हेड में टैक्स किया जाना है उसमें परक्विजिट भी शामिल होते हैं। और 17(2) ये कहता है कि परक्विजिट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये। तो परक्विजिट में 17(2)(6) को अगर हम देखें तो 17(2)(6) क्या कहता है उसको हम देखते हैं। और 17(2)(6) ये कहता है कि परक्विजिट में उस स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स की वैल्यू भी शामिल है जो एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो उसको अलॉट किए थे या ट्रांसफ़र कर दिए थे, या किसी पहले के एम्प्लॉय को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे या अलॉट कर दिए थे बिना कोई पैसा चार्ज करे, या फिर कंसेशनल रेट पे दे दिए थे। और यहाँ पर डिफाइन भी किया गया, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जिसको कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत सिक्योरिटी कहा जाता है, और जहाँ पे यानी जो शेयर के रूप में डिफाइन होती है, शेयर और दूसरी भी सिक्योरिटीज हो सकती हैं। और इसी तरह से जहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ग्रांट किया गया है, यानी एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दिया गया है कि जो स्टॉक उसको अलॉट किया जा रहा है, कंपनी का जो भी सिक्योरिटी उसको अलॉट की जा रही है, और वो उसको जब चाहे बेच सकता है एज पर द स्कीम। और ये उसको जो दिया जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये कंपनी की एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती है और उसके तहत उसको दिया जाता है। और इसमें वो सारी सिक्योरिटी जो ऑफर की जाती हैं ऐसे प्लान या स्कीम में, वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की परिभाषा में शामिल है। और इसके अलावा जो स्पेसिफाइड का मतलब है जिनको स्पेसिफाई कर दिया गया, जिनको पिन पॉइंट कर दिया गया, हर तरह की सिक्योरिटी नहीं है ये जिसको उस स्कीम के तहत स्पेसिफाइड किया गया है और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत स्पेसिफाई किया गया है, और जिसका नेचर ऐसा है जो कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में सिक्योरिटी के रूप में डिफाइंड होता है। और उसके अलावा स्वेट इक्विटी शेयर्स वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कंपनी के द्वारा इशू करे जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने डायरेक्टरों को, डिस्काउंट पे दिए जाते हैं या कुछ ऐसा कंसिडरेशन लिया जाता है जो कैश में नहीं है, नो हाउ प्रदान करने के लिए, कैसे कोई काम करना है उसकी नॉलेज प्रदान करने के लिए, या उन अधिकारों को उपलब्ध कराने के लिए जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नेचर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की प्रकृति के अधिकार हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे पेटेंट, कॉपीराइट और उस तरह के जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, या वो कोई वैल्यू एडिशन है, कंपनी के मूल्य में इजाफा करना, उस एम्प्लॉय ने कंपनी के मूल्य में इजाफा किया, या उस व्यक्ति के पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था जो, या कोई ऐसा नो हाउ था जो उसने कंपनी को दे दिया इस्तेमाल करने के लिए, उसके एवज में कंपनी उसको डिस्काउंटेड रूप से या कोई पैसा ना चार्ज करते हुए उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स देती है। वो स्वेट इक्विटी शेयर्स वो बेच सकता है मार्केट में स्कीम के अनुसार,
और जो वैल्यू ली जाती है टैक्सेशन के लिए वो उस स्वेट इक्विटी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है। फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए मेथड जो है वो रूल में है। तो ये सेक्शन 17(2)(6) में स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात की गई है, जिसके सिलसिले में 191(2) में ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई एसएससी को कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते हैं और उसके संबंध में एक तरह का ये प्रावधान किया जा रहा है कि उसको टैक्स जो जमा करना है वो कब जमा करेगा। तो यहाँ पर एक लिखा जा रहा है कि वो सबसे पहले जो समय आता है इन तीन में से तब तक उसको जमा करेगा। पहला ये है कि रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म हो गया और उसके बाद 48 महीने और निकल गए। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 48 महीने के बाद 14 दिन के अंदर का समय, या फिर जब वो बेच देता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को या स्वेट इक्विटी शेयर को उस तारीख से 14 दिन, या फिर जब एसएससी नौकरी छोड़ देता है, यानी कि वो एम्प्लॉय नहीं रह जाता उस एम्प्लॉयर का जिसने उसको अलॉट किए थे या ट्रांसफ़र किए थे वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या शेयर्स। इनमें से जो भी घटना पहले घटित होती है उसके 14 दिन के अंदर उसको जो इनकम टैक्स है वो उसके द्वारा पेएबल हो जाता है। और इसमें इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन भी है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। और ये प्रावधान क्लियर कट इसलिए बनाया गया कि बहुत सी कंपनियां शेयर दे देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या लिखित में उनको अलॉट कर देती हैं। कई बार वो एम्प्लॉयज़ जो है उनको बेच भी लेते हैं लेकिन उससे इनकम को शो नहीं करते थे। तो यहाँ पर एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई कि उनको अगर उन्होंने नहीं भी बेचे हैं शेयर, स्पेसिफाइड शेयर या स्वेट इक्विटी शेयर केवल उनको अलॉट हुए हैं, अगर वो नहीं भी बेच रहे हैं तो भी 48 महीने के बाद 48 महीने यानी 4 साल हो गए, असेसमेंट ईयर निकला, उसके बाद 4 साल और निकले यानी 5 साल निकल गए और उसके 14 दिन के अंदर उनको इनकम टैक्स उस इनकम पे कर देना है, यानी उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस पर टैक्स जमा कर देना है। अगर नहीं भी बेचते हैं, वो बेच देते हैं तो बेचने के 14 दिन तक कर देना है, और ना बेचते हैं और बल्कि नौकरी छोड़ देते हैं अगर, तो नौकरी छोड़ने के ही 14 दिन के अंदर उनको इसका टैक्स का पेमेंट कर देना है। मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने वाला जो प्रोविज़न है इसमें, अगर कोई कंपनी भरपूर मात्रा में किसी अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दे के बैठी होगी तो उस एम्प्लॉय को नौकरी छोड़ने में मुश्किल आएगी, क्योंकि जैसे ही वो नौकरी छोड़ेगा स्वेट इक्विटी शेयर्स पे टैक्स उसके द्वारा पेएबल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, for the removal of doubts, it is hereby declared that if any person, including the principal officer of a company, who is required to deduct any sum in accordance with the provisions of this act, यदि कोई भी व्यक्ति जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफिसर भी हो सकता है कंपनी का, उसको कोई राशि डिडक्ट करनी है इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, डिडक्ट करनी है मतलब उसको सोर्स पे काटना है, या फिर रेफर टू इन सबसेक्शन 1A of 192 बीइंग एन एम्प्लॉयर, या वो एक ऐसा एम्प्लॉयर है जो कि जिसका रेफरेंस 192 1A में किया गया है, और वो व्यक्ति अगर काटता नहीं है
उस टैक्स को या काटने के बाद उसको पे नहीं करता। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम कहते हैं कि टैक्स काटो इस प्रावधान, इस चैप्टर के प्रावधानों के अनुसार, उसके बावजूद अगर काटता, तो हमने एसएससी के बारे में तो कह दिया था कि एसएससी को तो डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जिसको काटना है उसको हम क्या बोलें? अगर वो नहीं काटेगा तो उसको कैसे मजबूर करें? उसको किस बात का डर होना चाहिए कि अगर वो टैक्स काट के पे नहीं करेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा गया है कि यदि किसी को टैक्स काटना है और उसके द्वारा टैक्स नहीं काटा जाता है, या काटने के बाद वो उसको पे नहीं करता सरकार के खाते में, या वो उस टैक्स का कोई भी पार्ट का पेमेंट नहीं करता है, जैसे कि इस एक्ट में प्रावधानित है, एज रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट, या तो काटता नहीं है या फिर काट के पे नहीं करता, और या फिर वो इस एक्ट के अनुसार जैसे उसको टैक्स पे करना चाहिए वो उसका पेमेंट नहीं करता। तो चूंकि जैसे 192(1)A में काटने की बात नहीं है, केवल पेमेंट की बात है, तो उसके संदर्भ में ये आ रही है कि पेमेंट नहीं करता, यानी जो 192(1)A में जिसको एम्प्लॉय का टैक्स भरना होता है, एंड वेयर द एसएससी हैज आल्सो फेल्ड टू पे सच टैक्स डायरेक्टली, यानी काटने वाले ने भी भरा नहीं और एसएससी ने भी डायरेक्टली नहीं पे किया, तब क्या होगा? यानी अगर काटने वाले ने नहीं काटा तो वो इस बात को सोच के खुश नहीं हो सकता है कि एसएससी इसको पे कर ही देगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि अगर एसएससी भी उसको पे ना करे, देन सच पर्सन शैल, तो वो जो काटने वाला है, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरे दुष्परिणाम तो होंगे ही होंगे, उनको खत्म ना करते हुए एसएससी को एक एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। ही विल बी डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 201। 2011 के तहत जो मीनिंग है, उस मीनिंग के लिए उसको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। और अगर आप 201 में जाके देखेंगे, जिसमें हम लोग आएंगे भी, तो वहाँ पे ये लिखा है कि अगर उसको डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है तो उसके वो जो टैक्स है उससे इकट्ठा किया जा सकता है, उससे दिया जा सकता है। जो रिकवरी के प्रावधान हैं, टैक्स के जो भी रिकवरी के प्रावधान हैं, उनके तहत उससे उस टैक्स काटने वाले से जिसने नहीं काटा था, उससे वो टैक्स रिकवर किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि रिकवरी के प्रावधानों में वहाँ पर इंटरेस्ट और पेनल्टी के भी प्रावधान है। तो एक बार अगर वो टैक्स नहीं काटता है और एसएससी भी उसका पेमेंट नहीं करता, अगर एसएससी ने पेमेंट कर दिया तब तो टैक्स काटने वाला डीम्ड नहीं होगा डिफॉल्टर। अगर लेकिन एसएससी ने पेमेंट नहीं किया है तब वो डीम्ड डिफॉल्टर माना जाएगा, यानी वो डिफॉल्टर एसएससी माना जाएगा सेक्शन 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत। और अगर हम सेक्शन 2011 के प्रावधानों के मीनिंग की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 201 हमको सीधे रिकवरी प्रावधानों पे भी ले जाता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रिकवरी के प्रावधान भी अपने आप ही वहां पे उसके ऊपर लग जाएंगे। तो मुख्यतः 191 में ये कहा गया कि अगर कोई भी इनकम पे टैक्स काटने का प्रावधान नहीं है या प्रावधान होने पे टैक्स नहीं काटा गया, तो एसएससी को डायरेक्ट उस टैक्स का पेमेंट करना है। अगर ये इनकम इस प्रकार की है जो कि 17(2)(6) में कवर्ड है, उसके लिए स्पेसिफिक तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं। 1/4/2020 के 20 से ये प्रावधान डाल दिया गया है कि जो असेसमेंट ईयर 1/4/2021 से शुरू होगा, उस असेसमेंट ईयर के लिए प्रावधान चूंकि 1/4/2020 में डाला गया, उसका जो असेसमेंट ईयर आएगा वो
1/4/2021 से शुरू होगा। तो जब उसका असेसमेंट होगा उस असेसमेंट ईयर के लिए, तब ये देखा जाएगा कि उसने कौन सा टैक्स जो है टाइम से नहीं जमा किया, तो उस पर भी इंटरेस्ट फिर लग सकता है। और उसके बाद एक आ गया कि काटने वाला व्यक्ति, जिसको काटना था टैक्स, अगर वो काटता नहीं है या काट के जमा नहीं करता, तो वो डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। अगर एसएससी ने भी उसका पेमेंट नहीं किया है तो, और उसके बाद उसके ऊपर रिकवरी के प्रावधान लागू हो जाएंगे। तो बेसिकली ये है मीनिंग 191 सेक्शन का। अब हम चलते हैं 192 192, और 2-3 सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग और ध्यान से देखेंगे। जैसे 192 सेक्शन है, क्योंकि ये सैलरी पर टीडीएस से संबंधित है और इसलिए ये बहुत रेलेवेंट सेक्शन है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप भी सैलरी अर्नर्स हैं और टीडीएस के ये मुख्य प्रावधानों में से माना जाएगा। सेक्शन 192 क्या कहता है? सेक्शन 192 ये कहता है कि एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज कोई भी व्यक्ति जो जिम्मेदार है इनकम टैक्स को पेमेंट करने के लिए, जो कि सैलरी हेड में चार्जेबल है। यहाँ पे थोड़ा शब्दों का कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो टैक्समैन को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ शब्दों को ठीक कर दें, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था कि एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम टैक्स, एनी इनकम टैक्स, क्या होना चाहिए? पेइंग एनी टैक्स ऑन इनकम चार्जेबल, दैट वुड बी बेटर, पेइंग टैक्स ऑन एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। नहीं, आई स्टैंड करेक्टेड, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये ठीक लिखा है। एनी पर्सन जो जिम्मेदार है इनकम को पेमेंट करने के, जो भी व्यक्ति इनकम को पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार है, ऐसी इनकम जिस पर टैक्स चार्ज होता है सैलरीज हेड में, परफेक्टली ठीक लिखा हुआ एकदम। जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है इनकम को पेमेंट करने के, ऐसी इनकम जो चार्जेबल है सैलरीज हेड में, शैल एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट द इनकम टैक्स, वो उस इनकम को पेमेंट करते समय इनकम टैक्स को डिडक्ट करेगा ऑन द अमाउंट पेएबल, जो अमाउंट पेएबल है उस पर वो इनकम टैक्स को डिडक्ट करेगा। और उसके बाद क्या करेगा? डिडक्ट कैसे करेगा? एट द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, और जो डिडक्शन है एवरेज रेट पर करेगा। और एवरेज रेट को कैसे कंप्यूट करेगा? वो कंप्यूट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द रेट्स इन फोर्स, जो भी फोर्स में रेट्स हैं इनकम टैक्स को डिडक्ट करने के, वो इनकम टैक्स को कंप्यूट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द रेट्स इन फोर्स। ठीक है, तो जो रेट्स फोर्स में है कि इस रेट पे जो है इनकम टैक्स लगता है सैलरीज के ऊपर, उस रेट को मद्देनजर रखते हुए उस रेट के आधार पे वो एक एवरेज रेट निकालेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर के लिए जो रेट्स फोर्स में हैं उनके आधार पे वो एवरेज रेट निकालेगा, और उस एवरेज रेट को लगा के वो इनकम टैक्स को डिडक्ट करेगा पेमेंट करते समय, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि जब वो पेमेंट कर रहा है तभी उसको साथ साथ ही वो टैक्स वहीं पर काट लेना है। समय की बात हो रही है कि जब जिस समय वो पेमेंट करता है। और
ये जो रेट्स हैं ये फॉर द फाइनेंशियल ईयर जिसमें कि पेमेंट इज मेड, जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया जा रहा है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भी रेट्स इन फोर्स हैं उन रेट्स को लगाते हुए एक एवरेज रेट निकालना है उसको, और एवरेज रेट निकालना है और एवरेज रेट पर निकालने के बाद फिर उसको टैक्स को काट लेना है। और ये जो निकालना है उसको एवरेज रेट, ये एस्टिमेटेड इनकम पे उसको फिर एस्टिमेटेड जो इनकम है उस पर निकालना है। ऑन द एस्टिमेटेड इनकम का मतलब है कि इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द एस्टिमेटेड इनकम, जो इनकम टैक्स एस्टिमेटेड इनकम पे कंप्यूट हो रहा है, कंप्यूट किया जा रहा है। एस्टिमेटेड इनकम को लिखा है क्योंकि अनुमान, उसको अनुमानित करना है कि कितनी इनकम हो जाएगी इस व्यक्ति की पूरे साल की। अंडर दिस हेड यानी सैलरी हेड में उस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी उसको अनुमान केवल एक महीने का नहीं लगाना, उसको अनुमान पूरे साल का लगाना है कि पूरे साल में कितनी इनकम हो जाएगी उस व्यक्ति की जिसको वो कोई भी पेमेंट कर रहा है। अनुमानित इनकम पूरे साल की निकालने के बाद, यानी कि अगर उसको लगता है कि कोई उसके अनुमान से आगे कोई और भी इनकम आ रही है, कितनी बेसिक सैलरी होगी, कितना टैक्सेबल सैलरी की, उसका अनुमान करते हुए, और अनुमान मनगढ़ंत अनुमान नहीं होना चाहिए। ये अनुमान जो है ये रीजन पर बेस्ड होना चाहिए। मान लीजिए कि डीए नहीं लगा है, डीए का सर्कुलर नहीं आया है, तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि डीए लगेगा लगेगा। तो डीए को आप अनुमान में शामिल नहीं कर सकते जब तक डीए का सर्कुलर इशू नहीं हो जाता, या जब तक कोई उद्घोषणा नहीं हो जाती है इस सिलसिले में, सरकार की प्रेस रिलीज जब तक नहीं आ जाती है तब तक आप डीए को अनुमान में शामिल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो अनुमान है, एस्टिमेट जो है, इट हैज़ टू बी अ रीजनेबल एस्टिमेट, दिस हैज़ टू बी ऑलवेज बॉर्न इन माइंड। ये कोई मनगढ़ंत एस्टिमेट नहीं है। इट इज नॉट एट द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द पेयर ऑफ द इनकम, इनकम के पेयर के कोई मनमर्जी नहीं है कि वो कोई भी एस्टिमेट बना के रख दे। एस्टिमेट होना चाहिए रीजंस के आधार पे, मजबूत तथ्यों के आधार पे और एविडेंस के आधार पे। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है कि एवरेज रेट वो कैसे निकालेगा। तो एवरेज रेट निकालने के लिए पहले वो पूरे साल की इनकम को एस्टिमेट करेगा और उसके ऊपर फिर इनकम टैक्स को कंप्यूट करेगा। इनकम टैक्स को कंप्यूट करने के बाद फिर वो लेगा कि उसके महीने की औसत कितना आ रहा है, या उसका एवरेज रेट वो निकालेगा। एवरेज रेट का मतलब है कि औसतन रेट, तो टैक्स अपॉन इनकम इंटू 100 करके कि कितना परसेंटेज आ रहा है, और उस रेट को वो उस राशि पर लगा देगा जिस राशि का वो पेमेंट कर रहा है। तो एवरेज रेट कैसे निकलेगा? जो भी वो टैक्स कंप्यूट किया था उसने पूरे साल के लिए, अपॉन दी एस्टिमेटेड इनकम इंटू 100, उस तरह से एक परसेंटेज रेट आ जाएगा। यही परसेंटेज रेट को जो है वो लगा देगा उस राशि पर जो वो राशि का पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक और बात ये आती है कि टैक्स कितना काटना है ये तय करने के लिए इनकम के पे करने वाले को एसएससी से क्वेश्चन नहीं पूछना है कि आपका कितना टैक्स काटना है। ज्यादा से ज्यादा उसको कह सकता है आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है तो मुझे दे दीजिए जिससे मैं आपकी इनकम को अनुमानित ठीक से कर पाऊं। बस उसके उसके अलावा और कुछ नहीं। ये ड्यूटी इनकम के पे करने वाले की है कि वो इनकम को एस्टिमेट करेगा और इस कार्य के लिए ये कार्य ये एम्प्लॉय पे सौंप नहीं सकता या एम्प्लॉय पे डाल नहीं सकता कि आप इसको एस्टिमेट करो।
क्योंकि ये एस्टिमेशन किया जाना है पेयर ऑफ द इनकम के द्वारा। उसके बाद आते हैं 192 1A पर। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन इन सबसेक्शन 1, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम इन द नेचर ऑफ ए परक्विजिट, जो भी व्यक्ति परक्विजिट नेचर की इनकम को पे करने का जिम्मेदार है, विच इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय वे ऑफ मॉनेटरी पेमेंट, ऐसा परक्विजिट जो कि पैसे में नहीं दिया जा रहा, पैसे की राशि के रूप में नहीं दिया जा रहा, रुपयों की राशि के रूप में नहीं दिया जा रहा है, मनी में नहीं दिया जा रहा है, और जिसका रेफरेंस 72 क्लॉज में भी आया हुआ है, तो व्यक्ति राशि तो दे नहीं रहा, पैसा तो दे नहीं रहा, तो टैक्स कैसे काटेगा, सवाल इसमें अगर ये उठता है, तो उसको एक मौका दिया जा रहा है कि ही में पे एट हिज ऑप्शन, वो पे कर सकता है। ऑप्शन किसके पास है? जो पेयर है इनकम का, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो पे कर सकता है टैक्स को उस पूरे राशि पे या उसकी पार्ट राशि पे, जैसा भी वो चाहे। He may pay at his option tax on the whole or part of such income without making any deduction therefrom, और उसको डिडक्शन नहीं करना है, डिडक्शन करे बिना, यानी जो सोर्स पे डिडक्शन की बात है वो नहीं करनी है। यहाँ पे जो भी टैक्स आ रहा है उस राशि पे वो पे कर सकता है वो, एट द टाइम व्हेन सच टैक्स वाज अदरवाइज डिडक्टेबल, जब भी वो टैक्स डिडक्टेबल होता उतनी राशि पे, उसका जो भी वैल्यू है, राइट, उस वैल्यू पे जो भी टैक्स डिडक्टेबल होता, अगर वो चाहे तो उसका पेमेंट कर सकता है खुद। यानी कि एम्प्लॉयर को, जैसे कई एम्प्लॉयर ये कहते हैं अपने एम्प्लॉय को कि तुम्हें मैं ये इतना इतना पैसा दे रहा हूँ प्लस सैलरी के रूप में, प्लस तुम्हारा जो भी टैक्स आएगा वो भी मैं जमा करूँगा। तो एक तरह से एम्प्लॉय को लगता है हाँ जो भी टैक्स आएगा वो भी एम्प्लॉयर जमा करेगा, मुझे तो हाथ में इतना पैसा मिल जाएगा। तो ये जो कमर्शियल प्रैक्टिस है, ये जो वाणिज्यिक प्रक्रिया मौजूद है, उसको रिकग्नाइज करते हुए या उसको पहचानते हुए प्रावधान किया गया था कि जहाँ पर भी किसी को ऐसा परक्विजिट दिया जा रहा है जो मॉनेटरी पेमेंट नहीं है, जैसे था ना कि घर दे दिया सस्ते में किराए पे, जो भी 17(2) के प्रावधान है उसमें ऐसे परक्विजिट्स हैं जहाँ पर मॉनेटरी पेमेंट के बिना ये जो परक्विजिट है वो दिया जा रहा है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार से परक्विजिट दिया जाता है और उसके ऊपर टैक्स काटने का प्रावधान नहीं है, मतलब टैक्स, उस पर टैक्स नहीं काटने की ज़रूरत है एम्प्लॉयर को, अगर वो चाहे, और अगर वो चाहे तो उतना टैक्स वो टीडीएस के रूप में जमा कर देगा, उतनी राशि को जमा कर देगा। तो यहाँ पर एक उसके पास ऑप्शन दिया हुआ है उसको, मतलब उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसको वहाँ पे काट तो सकता नहीं है वो टैक्स, तो काटने का प्रावधान नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो चाहे तो उस टैक्स को जमा कर दे, और अगर वो जमा कर देगा तो उसका क्रेडिट जो है वो एसएससी को मिल जाएगा। उसके बारे में 1B में कहा गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स अंडर सबसेक्शन 1A, अब ये जो टैक्स जमा करना है एम्प्लॉयर को, एक बार एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया कि हाँ मुझे टैक्स जमा करना है परक्विजिट के ऊपर जो मैं अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, तो उसको ये तय करना है कि कितना वो जमा करे। तो उसके बारे में प्रावधान किया है कि वो टैक्स को पे करने के लिए सबसेक्शन 1A में द टैक्स शैल बी डिटर्मिन्ड एट द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, फिर से टैक्स को उसको एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। टैक्स निकालने के लिए उसको पहले एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, और एवरेज रेट जो है ये रेट्स इन फोर्स जो है उस साल के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर उसके आधार पर निकालना होगा, और जो भी इनकम चार्जेबल है अंडर द हेड सैलरीज उसमें वो इनकम भी जोड़ते हुए
जो सब सेक्शन 1A में मेंशन्ड है, यानी जो परक्विजिट वाली इनकम, उसको भी जोड़ते हुए जो भी उसका इनकम टैक्स आ रहा है और वो लेगा और उसके ऊपर वो एवरेज रेट निकालेगा, उस एवरेज रेट को लगाते हुए एंड शैल बी कंस्टिट्यूट एज इफ इट वर अ टैक्स डिडक्टिबल, और वो ऐसे ये माना जाएगा, एक बार उसने ये ऑप्शन ले लिया कि हाँ उसको जमा करना है, तो वो टीडीएस माना जाएगा। इट शैल बी कंस्टिट्यूट एज इफ इट वर, ये माना जाएगा जैसे कि वो था टीडीएस, टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स, उस इनकम में से जो कि सैलरी हेड में दी जा रही है एज पर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। तब वो सबसेक्शन 1 में जो टीडीएस की बात की जा रही है वो उस तरह का टीडीएस मान लिया जाएगा। इट शैल बी कंस्टिट्यूट, यानी उसका उसका अर्थ ये ले लिया जाएगा, एंड शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद वो इस चैप्टर के प्रावधानों के अधीन आ जाएगा। अगर एक बार वो उस चैप्टर के प्रावधानों के अधीन आ जाता है, यानी कि तब ये होगा कि अगर उसने टाइम से नहीं जमा किया या टाइम से नहीं पे किया, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बियर करेगा इस चैप्टर के प्रावधानों के तहत, चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज उसके ऊपर आ सकते हैं। चाहे रिकवरी बाय कुर्की या कोई और रिकवरी मेजर्स लग सकें, या उसको डीम टू बी असेसिंग डिफॉल्ट मान के जो दूसरे रिकवरी मेजर्स हैं, अगर उसने जमा नहीं किया वो माने जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर वो उस राशि का जो यहाँ आ रहा है में इट इज ऑप्शन टैक्स, ऑन द होल और पार्ट पर भी वो जमा कर सकता है, उसको ही डिक्लेयर करना है कि पूरे पे कर रहा हूँ या एक पार्ट पे कर रहा हूँ। अगर उसने कह दिया कि मैं एक पार्ट पे कर रहा हूँ, इतने पार्ट पे कर रहा हूँ, लेकिन उसके उतना उतना उसका कैलकुलेशन सही नहीं है, उसने कम टीडीएस जमा किया है, तो वो इंटरेस्ट, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का भागीदार हो सकता है। यानी ही विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद सबसेक्शन 1C इंट्रोड्यूस किया गया है इसी साल में, और आप समझ सकते हैं कि 1C को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि 191 में हमने इसको वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके पर यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग और पेइंग टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1A, as the case may be, a person being an eligible startup responsible for to the assessee being perquisite of the nature specified in clause 6 of subsection 2 of subsection 17 in any previous year relevant to the assessment year beginning on or after the first day of April 2021 shall deduct or pay, as the case may be, the tax on such income within 14 days. तो 191 में भी ये बात आई है कि जहां पर भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या स्वेट इक्विटी शेयर्स किसी एसएससी को 1726 के तहत दिए जाते हैं किसी स्टार्टअप कंपनी के द्वारा, स्टार्टअप कंपनी का जो परिभाषा है वो सेक्शन 81AC में है, आईएसी में है, 80 आईएसी में है। स्टार्टअप कंपनी जो नई स्टार्ट कर रही है, कोई नया काम करती है कंपनी, स्टार्टअप्स को आजकल सपोर्ट मिल रहा है सरकार से, अगर स्टार्टअप कंपनी है और एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी है, एलिजिबल वो सेक्शन 80 आईएसी के पर्पस के लिए वो अगर एलिजिबल है, जो डिडक्शन वहाँ पे उसको मिल रहा है, तो ऐसी कंपनी अगर ऐसा इनकम दे रही है जो 1726 में है, यानी कि अगर वो स्वेट इक्विटी शेयर या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दे रही है अपने एम्प्लॉय को किसी भी प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर 2021 बिगिनिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 21, यानी 2021 प्रीवियस ईयर से शुरू होता है, यानी 1/4/20 से जो प्रीवियस ईयर शुरू हो गया, उस प्रीवियस ईयर में जब वो ऐसा कोई इक्विटी शेयर या
स्वेट इक्विटी शेयर देती है या अलॉट करती है, तो उसकी जिम्मेदारी है उस कंपनी की, वो डिडक्ट करेगी या पे करेगी एज द केस में बी टैक्स ऑन सच इनकम विद इन 14 डेज। अगर उसने पेमेंट उसने बेच दिया है तो वो उसके बेचने के 14 दिन के अंदर, कंपनी छोड़ दी है तो कंपनी छोड़ने के 14 दिन के अंदर, या अदरवाइज रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से 48 महीने के बाद 14 दिन के अंदर उसको वो TDS काट के जमा कर देना है, विच एवर इज अर्लीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रेट्स इन फोर्स। और ये जो काटने की बात है वो रेट्स पे करनी है जो फाइनेंशियल ईयर के लिए फोर्स में थे, जिसमें वो जिस फाइनेंशियल ईयर में वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर अलॉट किया जा रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वर्ड का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि फाइनेंस एक्ट में जब रेट्स इन फोर्स घोषित किए जाते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के लिए घोषित किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं 192(2) पर। 192(2) कहता है कि जब भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में wherever during the financial year an assessee is employed simultaneously under more than one employer, एक assessee एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के अंतर्गत अगर वो कार्यरत था एक साथ में, एक ही समय में, यानी साइमल्टेनियसली, और वेयर ही हैज हेल्ड सक्सेसिवली एम्प्लॉयमेंट अंडर मोर देन वन एम्प्लॉयर, या एक के बाद एक वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के अंतर्गत कार्यरत था, he may furnish to the person responsible, वो फर्निश कर सकता है उस व्यक्ति को जो कि जिम्मेदार है पेमेंट के लिए, फॉर मेकिंग द पेमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1, जो पेमेंट का रेफरेंस सबसेक्शन 1 में है, यानी TDS का, जो यानी उस इनकम का, सैलरी वाली, और जो व्यक्ति जिम्मेदार है उस इनकम को देने के लिए, और वो कई एम्प्लॉयर में से एक एम्प्लॉयर है जिनको असेसी चूज कर सकता है, जैसे कई सारे एम्प्लॉयर हैं तो उनमें से एक को चूज कर सकता है। जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द इनकम, तो इस सबसेक्शन 1 में पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट का वहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम, तो जो भी व्यक्ति इनकम देने का जिम्मेदार है, और असेसी एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के अंतर्गत अगर कार्य कर रहा था, या तो एक साथ या एक के बाद एक, तो वो उनमें से एक एम्प्लॉयर को चूज कर लेगा और चूज कर सकता है अगर वो चाहे तो। बीइंग वन ऑफ द सेड एम्प्लॉयर्स एज द असेसी में हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज केस चूज, अपने केस के परिस्थितियों को के मद्देनजर वो चूज कर सकता है अपने सारे एम्प्लॉयर में से एक एम्प्लॉयर को, और उस एम्प्लॉयर को वो दे सकता है ऐसे डिटेल्स ऑफ इनकम जो कि उसको सैलरी हेड में रिसीव हुई है या ड्यू थी उसको, जो दूसरे एम्प्लॉयरों से उसको मिली थी, यानी एक एम्प्लॉयर को वो दूसरे एम्प्लॉयरों की भी इनकम के डिटेल्स दे देगा, और वो उनको जो टैक्स कटा था उस पर उनके भी डिटेल्स दे देगा, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स, और भी जो भी पर्टिकुलर्स जो उसको देने चाहिए, जो रिक्वायर्ड है देना उसको, क्योंकि उसके लिए फॉर्म है, फॉर्म में जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो उसको देने हैं, और उस फॉर्म को उस मैनर से वेरीफाई करना है जैसे कि उस फॉर्म में प्रेस्क्राइब्ड है, या उस फॉर्म को के लिए जैसा वेरिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है। और वेरिफिकेशन में हम लोग जब असेसमेंट प्रोसीजर में आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वेरिफिकेशन कैसे होता है, और ये खुद करना पड़ता है एसएससी को, वो किसी और को अधिकृत नहीं कर सकता इस वेरिफिकेशन को करने के लिए, खासतौर पे ये मुख्य बात है यहाँ पे। एंड देयरअपॉन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट रेफर टू अबव, और उसके बाद जो पर्सन जिम्मेदार है उस इनकम को देने का, shall take into account the details, उन डिटेल्स को अकाउंट में लेगा जो उसको इस प्रकार से फर्निश किए गए हैं
और अकाउंट में क्यों लेगा? फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1। जो डिडक्शन उसको टीडीएस का करना है उसको कैलकुलेट करने के लिए उसको अकाउंट में लेगा, यानी उसको उसको कैलकुलेशन में अपने लेगा, अपने कंप्यूटेशन में लेगा। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इनकम को एस्टिमेट करने के लिए उसको अकाउंट फॉर करेगा और उसके ऊपर एवरेज रेट निकालने के लिए अकाउंट फॉर करेगा और उस पर टैक्स काटने के लिए अकाउंट फॉर करेगा। लेकिन ये कोई एक विधिक ड्यूटी नहीं है उस व्यक्ति की कि उसको करना ही है। एम्प्लॉय की कोई विधिक ड्यूटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो चाहे तो ऐसा कर सकता है और चाहे तो ऐसा ना भी करे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा वो क्यों करना चाहेगा? उसका जवाब ये है कि अगर उसका टैक्स सोर्स पे नहीं कटता तो हो सकता है कि बाद में वो टैक्स समय से ना पे कर पाए और उस पर इंटरेस्ट लग जाए, या 234 के ABC के तहत कोई इंटरेस्ट उसके ऊपर लग जाए। तो इसको वो शायद अवॉइड करना चाहेगा, क्योंकि वो उसका कैलकुलेशन इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है, एक भी पैसा इंटरेस्ट का ना बढ़े। बेहतर ये है कि वो अपना टीडीएस टाइम से कटवा ले और दूसरे एम्प्लॉयर्स के जगह पे सारे एम्प्लॉयर के पास उसको जाने की ज़रूरत नहीं। उसको सुविधा दी गई है कि उसको ऑप्शन है कि अपने एक एम्प्लॉयर को चूज़ कर ले और उस एम्प्लॉयर को वो फॉर्म भर के दे दे। जिसको भी वो चूज़ कर रहा है उसको फॉर्म भर के दे दे, और एक बार वो फॉर्म भर के उसको दे देता है तो उस एम्प्लॉयर को दूसरे एम्प्लॉयर से प्राप्त सैलरी की सूचना या जो भी डिटेल्स उसको मिल रहे हैं उस फॉर्म में, उनको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा टैक्स काटने के पर्पज से। उसके बाद जहाँ पर भी एसएससी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी का एम्प्लॉय है, अगर यहाँ ध्यानपूर्वक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर फर्म वर्ड मेंशन नहीं है। एसोसिएशन और बॉडी वर्ड मेंशनड है। आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन वर्ड भी मेंशन नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को सोच विचार करना चाहिए कि वो वर्ड क्यों मेंशन नहीं है। लेकिन फर्म वर्ड यहाँ मेंशन नहीं है। और चूंकि इंस्टीट्यूशन वर्ड मेंशनड है तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न उसमें आ जानी चाहिए। और यदि वो एंटाइटल्ड है रिलीफ का अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 89, यानी कि यहाँ पर वो दिया है कि अगर एसएससी को 89(1) का रिलीफ का हकदार है। 89(1) का रिलीफ क्या होता है कि जब किसी को एरियर मिलता है सैलरी का, अगर वो एरियर कई सालों का मिल रहा है उसको एक साथ में, मान लीजिए कि एसएससी को 4 साल का एरियर मिला, तो ये देखा जाता है कि अगर ये एरियर का अमाउंट उसी साल में मिलता जिस साल का ये एरियर उसको मिल रहा है, तब कितना टैक्स कुल आता चारों सालों में, और अब एक साल में जब मिल रहा है तो इस साल में पूरा का पूरा जोड़ देने से कितना टैक्स आ रहा है। तो जिससे एसएससी को कोई नुकसान ना हो और जो भी इन दोनों टैक्सेस का डिफरेंस है वो रिबेट के रूप में एसएससी को मिल जाता है। अगर पूरी की पूरी राशि करंट ईयर में जोड़ दी जाएगी तो हो सकता है एसएससी को ज़्यादा बड़ा टैक्स का इंसिडेंस हो जाए उसके ऊपर। तो उसको ये बेनिफिट दिया जाता है कि अगर उसको क्योंकि वो राशि पिछले साल की उसको बाद में मिली है, तो पिछले सालों में अगर जोड़ी जाती तब कितना टैक्स आता, तो इस साल में जोड़ी जा रही है अब कितना टैक्स आ रहा है, तो उसका जो भी डिफरेंस है उसका रिबेट के रूप में उसको तो सेक्शन 89 का रिबेट बोला जाता है और उसको रिबेट के रूप में दे दिया जाता है। रिबेट के रूप में दे दिया जाता है कि उसके टैक्स घट जाएगा। तो ही में फर्निश टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट
वो क्या कर सकता है, वो उस पर्सन को जो कि पेमेंट करने का जिम्मेदार है इनकम के, वो ऐसे पर्टिकुलर देगा, वो भी फॉर्म भरेगा और फॉर्म भर के देगा। इस फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा प्रेस्क्राइब मैनर में, और एक बार वो फॉर्म वेरीफाई करवा के दे देता है या करके दे देता है, तो उसके बाद वो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो इसका ऊपर कथन किया गया है, वो उस पर रिलीफ को कंप्यूट करेगा। ही विल कंप्यूट द रिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ सच पर्टिकुलर्स। उन पर्टिकुलर्स के आधार पे उसको कितनी राहत मिलनी चाहिए, उस राहत को कैलकुलेट करेगा। इसको रिलीफ कहा जाता है। उस राहत को कैलकुलेट करेगा एंड टेक इट इनटू अकाउंट, और उस राहत को अकाउंट फॉर करेगा इन मेकिंग द डिडक्शन। और उस राहत को, जो भी इनकम में एक तरह से राहत उसको वहाँ पे मिल जाएगी, टैक्स में राहत आ जाती है, उस राहत को कैलकुलेट करेगा और उसको कैलकुलेट करके अकाउंट फॉर करके और डिडक्शन करेगा। तो जिन लोगों को एरियर मिलता है उनका ज़्यादा टैक्स ना कट जाए, ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स ना कट जाए, इसके लिए एक रिलीफ मेजर है ये, और जिससे कि उनका ठीक ठाक टैक्स कटे, जो सही उपयुक्त टैक्स है वही कटे। जो 89(1) का रिलीफ है वो TDS के में भी एप्लीकेबल हो जाए उनको, इस पर्पस के लिए ये सब सेक्शन 2A बनाया गया है। लेकिन ये भी कोई उसकी विधिक जिम्मेदारी, वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। ही मे फर्निश, यहाँ पर भी मे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो आपके रेफरेंस के लिए जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मे बी विल कम टू दैट पॉइंट कि अब यहाँ पे इसी TDS के प्रावधानों में ही हम आपको दिखाएंगे ये जो फॉर्म भर के देने होते हैं, उन फॉर्म्स को भी हम लोग देखेंगे। पहले 192 सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम उन फॉर्म्स को भी देख लेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ रहा है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मीनिंग जो है, सेक्शन 3 जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, उसमें यूनिवर्सिटी वर्ड में वो इंस्टीट्यूशन भी शामिल है जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सेक्शन 3 में जो भी यूनिवर्सिटी के रूप में जिन इंस्टीट्यूशंस को मान्यता दी गई है, या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल, स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट में यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दी गई हो, यूनिवर्सिटी वर्ड को डिफाइन किया गया। जहाँ पर भी SSC जो कि 192(2)B पर आते हैं कि where an assessee who receives any income chargeable under the salary has in addition any income chargeable under any other head of income। अब अगर SSC के पास जो रिसीव कर रहा है इनकम को, उसके पास किसी और हेड में भी कोई, किसी और हेड ऑफ इनकम में भी कोई इनकम है जो कि किसी और हेड में चार्जेबल है, यानी सैलरी के अलावा किसी और हेड में चार्जेबल कोई इनकम उसके पास अगर है, फिर सैलरी में अगर उसके पास है, दूसरे एम्प्लॉयर से मिली है उसको, तो वो तो एक फॉर्म उसके लिए दिया ही हुआ है। अब मान लीजिए कि सैलरी के अलावा कोई हेड है जिसके अंतर्गत भी उसके पास कोई इनकम है, बस वो इनकम लॉस नहीं हो सकता। हालांकि ये डिफाइन किया गया था, इनकम इंक्लूड्स द लॉस, ये आपने डेफिनेशन सेक्शन में देखा है, लेकिन वो स्पेसिफाई किया जा रहा है कि वो लॉस इसमें शामिल नहीं है जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में होता है। यानी कि हम ऐसी इनकम की बात कर रहे हैं जो दूसरे हेड्स में है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को इसमें शामिल ना करते हुए, और उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर कोई उसके पास इनकम चार्जेबल है अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, तो वो भेज देगा, में वो भेज सकता है उस पर्सन को जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग द पेमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 पर्टिकुलर्स ऑफ सच अदर इनकम, या और जो भी टैक्स उस पर कटा है अगर, तो किसी भी प्रावधान के अंतर्गत इस चैप्टर के, तो उसकी सूचना देगा। और उसके अलावा जो भी लॉस है उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, उसकी भी सूचना वो उसको देगा, अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। और इसको वो फॉर्म में भर के देगा, जो वेरीफाई करेगा फॉर्म को जैसा भी प्रेस्क्राइब्ड प्रक्रिया के अनुसार। और उसके बाद
जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो ऐसी इनकम को और उस टैक्स को जो भी उस पर कटा है और उस लॉस को अकाउंट में लेगा। अकाउंट में लेगा मतलब उसको अपने कैलकुलेशन में शामिल करेगा फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग डिडक्शन करने के पर्पज से। और बशर्ते ये है कि यहाँ पे दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट इन एनी केस हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स डिडक्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सबसेक्शन के द्वारा, इस सबसेक्शन के इस्तेमाल से हम टैक्स डिडक्टेबल को रिड्यूस कर देंगे किसी भी तरह से। यानी टैक्स डिडक्टेबल कम नहीं हो सकता है, केवल बढ़ ही सकता है इस सेक्शन को यूज करके, एक्सेप्ट वेयर द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट। लेकिन एक कंडीशन है जहां पे वो टैक्स डिडक्टेबल कम भी हो सकता है, जहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ रहा है, तो उस लॉस के इफेक्ट से ये टैक्स डिडक्टेबल है वो कम भी हो सकता है और उसको वो तो this subsection shall not in any case have the effect of reducing the tax deductible from the income under its salary below the amount that would be so deductible। उस अमाउंट से नीचे नहीं जाएगा जो डिडक्टेबल होता अगर वो जो दूसरी इनकम है और जो दूसरा टैक्स है वो अकाउंट फॉर नहीं किया गया होता। तो उसके अकाउंट फॉर करने के बाद जो टैक्स डिडक्टेबल है ये कम नहीं हो सकता। केवल सिर्फ एक ही सिचुएशन में कम हो सकता है जहां पर इनकम फ्रॉम एट सैलरी जो है उसमें कोई लॉस था, उसकी वजह से टैक्स डिडक्टेबल अगर कम हो रहा है तो वो हो सकता है। और उसके बाद 2C में कहा गया है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी शैल फर्निश टू द पर्सन। तो जो व्यक्ति जिम्मेदार है इनकम को पे करने का वो पे करेगा, फर्निश करेगा ही करेगा उस पर्सन को टू होम सच पेमेंट इज मेड। वो एक स्टेटमेंट देगा जिसमें कि करेक्ट और कंप्लीट पर्टिकुलर्स होंगे परक्विजिट्स के या प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी के पर्टिकुलर्स होंगे जो उसको प्रोवाइड किए गए हैं। यानी ये एक विधिक जिम्मेदारी है इनकम को पे करने वाले की कि वो परक्विजिट्स या फिर जो प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी का अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो उसका एक स्टेटमेंट वो देगा और उनके वैल्यू भी उसमें लिख के देगा एंड द वैल्यू देयर ऑफ, और इसको एक फॉर्म में भर के और जैसा भी मैनर पे प्रिस्क्राइब्ड है वो उस फॉर्म में भर के उसको देगा। यानी ये परक्विजिट और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी का स्टेटमेंट जो है वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में भर के। उसके बाद आते हैं 2D पर, और 2D ये आखिरी सबसेक्शन है जो हम लोग अभी की क्लास में कवर कर रहे हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे 3 से, और इसको कवर पहले कर लेते हैं। उसमें लिखा है 2D में कि जो व्यक्ति जिम्मेदार है पेमेंट करने का, पेमेंट करने वाली इनकम के पेमेंट करने का, शैल फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग द इनकम, उसको इनकम एस्टिमेट करनी है ना सबसेक्शन 1 में, तो इनकम को एस्टिमेट करने के पर्पज से एसएससी की या जो टैक्स डिडक्टेबल कंप्यूट करना है उसको कंप्यूट करने के पर्पज से वो क्या करेगा, ही शैल ऑब्टेन फ्रॉम द एसएससी, वो एसएससी से ऑब्टेन करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी, ये किसकी जिम्मेदारी है, जो इनकम दे रहा है यानी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो एसएससी से ऑब्टेन करेगा एविडेंस या प्रूफ ऑफ पर्टिकुलर्स, एविडेंस या प्रूफ ऑफ पर्टिकुलर्स और प्रेस्क्राइब क्लेम्स। जो भी प्रेस्क्राइब क्लेम्स हैं जैसे सेट ऑफ लॉस का भी क्लेम हो सकता है उसमें, या जो भी और क्लेम्स वो व्यक्ति कर रहा है, जो भी अलाउंसेस के क्लेम कर रहा है उसके वो एविडेंस या फिर प्रूफ या ऑफ प्रूफ, एविडेंस और प्रूफ और पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रेस्क्राइब क्लेम्स वो लेगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो एक्ट के प्रावधानों में जो भी क्लेम उसको मिलते हैं प्रेस्क्राइब क्लेम, और उसको वो भरवा के लेगा इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो इसके लिए प्रेस्क्राइब फॉर्म है वो, लेकिन जिम्मेदारी एसएससी पे नहीं डाली गई है,
जो लैंग्वेज है वो इस तरह से यूज की गई है कि ये नहीं कहा गया कि एसएससी देगा, बल्कि ये कहा गया है कि जो इनकम देने वाला है वो लेगा एसएससी से एविडेंस या प्रूफ ऑफ पर्टिकुलर्स, एविडेंस या प्रूफ या पर्टिकुलर्स। तो प्रेस्क्राइब फॉर्म में लिखा होगा कहाँ पे कौन से पर्टिकुलर देने हैं, कौन कौन सा एविडेंस या कौन कौन से प्रूफ देने हैं। तो उस फॉर्म में जो भी मेंशन्ड है वो फॉर्म भरवा के लेगा और साथ साथ वो एविडेंस या प्रूफ या पर्टिकुलर भी वो लेगा। ये जिम्मेदारी इनकम को डिडक्ट करने वाले, इनकम को पे करने वाले की है। इसका जिम्मेदारी एसएससी पर नहीं डाली गई है कि एसएससी इनकम पे करने वाले को ये देगा। तो कहने का मतलब ये कि जो इनकम को पे करने वाला है उसका एक कंट्रोल रहता है एम्प्लॉय के ऊपर, और अगर वो एम्प्लॉय नहीं देगा भर के तो वो उसकी इनकम को भी विड्रॉ करके रख सकता है। हालांकि गवर्नमेंट के केस में भी ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन जिम्मेदार है पेमेंट करने के, वो कह सकता है कि मैं आपकी जो इनकम है ड्रॉ नहीं करूंगा अगर आप ये नहीं देते, क्योंकि ये ऑब्टेन करने का एक पावर, अधिकार भी दिया हुआ है उस व्यक्ति को जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग द पेमेंट। इस बात पे, इस बारे में थोड़ा सा विचार करिएगा कि अगर जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो इनकम को दे रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के केस में अगर डीडीओ की जिम्मेदारी है, क्योंकि डीडीओ ड्रॉ कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो डिसीजन ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने वो फॉर्म भर के सबमिट नहीं किया, तो जब तक वो फॉर्म भर के वो सबमिट नहीं करता है तब तक उसकी इनकम को ड्रॉ न किया जाए। इस तरह, या फिर एक डायरेक्शन भी इशू कर सकता है, आप ये फॉर्म भर के दीजिए। ये डायरेक्शन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ से आना चाहिए हर एम्प्लॉय को कि ये जो फॉर्म है प्रिस्क्राइब फॉर्म, उसको भर के दीजिए, साथ में जो भी एविडेंस है, प्रूफ या पर्टिकुलर्स है, उसमें लगा के इस तारीख तक आप जमा करिए। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन यहाँ पर अपेक्षित है सब सेक्शन 2D के अंतर्गत 192 सेक्शन। Okay, so with those words we come to the end of this present lecture, and